नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। बटन मशरूम उत्पादन कर महिला किसान ने बनाई अपनी पहचान। वर्टिकल फार्मिंग से सुधरेगा स्वास्थ्य और पर्यावरण। बिहार के बांका जिले की रहने वाली रिंकू देवी बीते कई सालों से मशरूम की खेती करती आ रही हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। कल के कार्यक्रम के अंश में हमने आपकी मुलाकात इनसे करवाई थी। आज भी कार्यक्रम की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उनसे जानेंगे मशरूम के उत्पादन तकनीक के बारे में। तो चलिए मिलते हैं रिंकू देवी से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। उत्पादन करने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे कि जब भी हम कंपोस्ट बनाएं तो उस टाइम देखें कि भूसा हमारा फ्रेश होना चाहिए। सड़ा गला भूसा से कंपोस्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर सड़े गले भूसे से हम कंपोस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे डिजीज आने की संभावना होती है। दूसरी बात है कि मशरूम को हम जो भी कंपोस्ट बनाएंगे उस कंपोस्ट को हम अच्छे तरह से स्टरलाइजेशन करेंगे, पूरी अच्छे तरह से तरीके से पकाएंगे। यानी कि भूसे को कम से कम 80-85 सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करना होता है, जो कि जब भी हम पकाते हैं तो उस टाइम उससे भाप निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो ध्यान रखना चाहिए कि वो उसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट हो और चौड़ाई लगभग 2.5 से 3 फुट होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम रहेगा तो भूसा हीट नहीं होगा और भूसा हीट नहीं होगा तो भूसा अच्छे तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं होगा। स्टरलाइजेशन नहीं होगा तो उसमें प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारा मार खा जाएगा, यानी हमारा सारा पूंजी बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम भूसे को अच्छी तरीके से पकाएंगे और पकाने के बाद उसमें जब स्पॉनिंग करते हैं तो उस टाइम भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा भूसा गीला हो तो उनको 1-2 पलटाई और ज़्यादा कर देना चाहिए। जैसे कि हम लोग टनल पे नहीं बना रहे हैं, टनल बनाने के लिए तो हमें ज़्यादा पूंजी चाहिए, लेकिन लघु और सीमांत किसानों के लिए हम लोग लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड से करते हैं। ओपन में कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है, स्पॉनिंग करने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि हमारा भूसा में नमी तो नहीं रह गया है। अगर नमी रह जाएगी और भूसे में स्पॉनिंग कर देंगे तो उस टाइम बीज सड़ने की संभावना होती है, तो आपका नेट नहीं फैलेगा, तो उस टाइम आपका वो पूंजी लॉस हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि उसका नमी चेक करके ही स्पॉनिंग करें। किसान भाइयों, बटन मशरूम के कार्य में ठीक से कंपोस्ट तैयार करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि कई किसान यही मात खा जाते हैं और उनको बहुत भारी नुकसान हो जाता है। इसीलिए कंपोस्ट तैयार करते समय सारी तकनीकी बातों का पूरा ध्यान रखें। बटन मशरूम उत्पादन में तापमान और उचित नमी का अधिक ध्यान रखा जाता है। सही तापमान नहीं होने पर मशरूम ठीक से उगते नहीं हैं और कई तरह की समस्याएं भी आने लगती है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है। स्पॉनिंग करने के बाद रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। वहाँ पर भी हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, स्पॉनिंग करके डाल दिए हैं और 25 से 30 सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर हो गया, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर जब स्पॉन रन करने का टाइम हो उस टाइम का टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जब फ्रूटिंग का टाइम हो उस टाइम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे भी कम होना चाहिए, यानी 15 से 18 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर इस टाइम टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होगा तो फ्रूटिंग में दिक्कत हो जाएगा और हमारा प्रोडक्शन में मार खा जाता है। यहाँ पर कई सारे किसान यहीं पर गिर जाते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। ऐसा ना हो कि आपका मनोबल टूटे और आप का कोई डिजीज आए कंपोस्ट में, उसके लिए हमें पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए।
रिंकू देवी बीते कई सालों से मशरूम की खेती करती आ रही हैं। मशरूम के साथ साथ वो मधुमक्खी पालन भी करती हैं। खास बात ये है कि उनका नाम उन महिला किसानों में शामिल है जिन्होंने खेती से अपनी किस्मत बदली है। रिंकू देवी मशरूम की खेती कर जिले के महिला किसानों के लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। अपने साथ ही कई और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। घरेलू कामकाज तक सीमित रिंकू देवी 7 साल पहले खेती बाड़ी से जुड़ी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मशरूम उत्पादन के साथ ही वह खेत से जुड़ी और आज समेकित खेती के एक सफल मॉडल के साथ जिले में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। मशरूम का उत्पादन तो कर ही लेते हैं, साथ ही साथ हम कई सारे समूह से महिलाओं को जोड़ के रखे हुए हैं जो कि उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि उन लोगों को हम फ्रेश मशरूम उत्पादन करके उन लोगों को इनका प्रोडक्ट बनाने का ट्रेनिंग भी देते हैं और उन लोगों से बनवाते हैं ताकि वो भी अपने सपनों को साकार करें और इनकम कमाने का कुछ सोर्स रखें। जैसे कि इनका प्रोडक्ट बनाने होता है तो इनका डस्ट बना के हम लोग मशरूम का डस्ट बना के उसका बड़ी या नहीं तो मशरूम का सुखौता या फिर मशरूम अचार, ये सारा चीज़ का प्रोडक्ट बना के हम अन्य सारी महिलाओं को इस काम से जोड़ रहे हैं और उन लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर वो बटन मशरूम या ऑयस्टर मशरूम या कोई मशरूम या 4 तरह का मशरूम होता है, कोई भी मशरूम की खेती करना चाहेंगे तो सबसे पहले ट्रेनिंग मस्ट ज़रूरी है, क्योंकि मशरूम की खेती आप बिना ट्रेनिंग के नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं असावधानी बरतेंगे तो हम नहीं चाहते हैं किसान भाई कि पहली बार में ही वो गिर जाए या नर्वस हो जाए। इसलिए ट्रेनिंग लेकर ही कोई अच्छे एक्सपर्ट से या अच्छे संस्थाओं से ट्रेनिंग लेकर ही इसका शुरुआत करें। सबसे बड़ी बात है कि बटन मशरूम का शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है ऑयस्टर की अपेक्षा, क्योंकि ऑयस्टर हम 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। और बटन मशरूम 2 से 3 दिन में हम लोग ऐसे ठंडी के सीज़न में बिना फ्रीज का बटन मशरूम रख सकते हैं। इसलिए और देखते हैं, जहाँ तक बाज़ार की बात है कि बटन मशरूम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और ये रेट में भी ज़्यादा बिकता है। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि बटन मशरूम की खेती से हम किसानों को ऑयस्टर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लाभ होती है। साथ ही साथ ये नए तकनीकी से हम लोग करते हैं तो इससे ज़्यादा मुनाफा होता है, यानी कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। लगातार आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती की जमीन भी कम होती जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती यानी खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है और शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से वर्टिकल फार्मिंग की जाए तो इसे बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है।
देखिए, वर्टिकल गार्डनिंग जो है या वर्टिकल गार्डन्स, जिसको हम फिर गार्डनिंग करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं उसको गार्डनिंग बोलते हैं, ये एक तरह से नया, एक तरह से बागवानी का है, नया कार्य है। और इसमें हम करते क्या हैं कि वर्टिकल जैसा नाम है, यानी खड़ा बागवानी, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं खड़ा बागवानी। यानी ये जमीन जगह कम घेरता है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे इसके प्रति वर्ग मीटर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। इस बागवानी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शहरों में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जगह कम होती है, वहाँ पर कम जगह में भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। और वर्टिकल गार्डनिंग का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर पर हम पौधों को रखते हैं। और बागवानी कई तरह से करते हैं। एक तो लैंडस्केपिंग के साथ हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं और दूसरे मल्टीप्लिकेशन। अगर आप नर्सरी मैन हैं, अगर आपकी एरिया कम है तो वहाँ पर भी हम पौधों को जो प्रसारण करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर बना के अपने पौधों को रखते हैं और फिर उनसे पौधे बनाते हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंस है कि वर्टिकल फार्मिंग भी या वर्टिकल गार्डनिंग, यानी वो वेजिटेबल्स की और फूलों की, दोनों की जा सकती है और सालों भर की जा सकती है। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। तो होता क्या है, जब हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बनाते हैं तो उसमें भी हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं, चाहे वो फ्लावर्स के हो, फोलिएज प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वो उसके अंदर सारे उसके रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। चूंकि ग्रीन हाउस में जगह कम होती है तो उसके हम लेयर बना लेते हैं, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, 2 लेयर, यानी टायर सिस्टम में सेल्फ बना के हम उसमें पौधों को रखते हैं और देन उसके सारी सुविधाएं हम उसको रखते हैं। इसको एक तरह से कहिए कि हमारे पौधे दीवार के सहारे हैंग रहते हैं। और यहीं पर मैं दीवार की बात कर रहा हूं, तो शहरों में जहाँ पर वातावरण बहुत टफ है और फूल पौधों का संख्या कम है, तो वहाँ पर हम दीवार के साथ भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। यानी दीवार की पूरी एरिया को हम ग्रीन फोलिएज प्लांट में बदल देते हैं। उसमें करते क्या है कि दीवार के सहारे हम एक स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस स्ट्रक्चर पर 1 से 1.5 फीट का स्लैब्स बनाते हैं और उस स्लैब्स में हम छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट्स लगा के उसमें हम पौधों को, डिफरेंट टाइप के पौधों को, जो ऐसे पौधे जिनकी रिक्वायरमेंट कम हो और सालों भर हरे भरे रहते हो, कलरफुल रहते हो, उनको लगाते हैं और ड्रिप से जोड़ देते हैं, तो उनकी सिंचाई भी होती रहती है। तो पूरी दीवार हमको जो है रंगीन पौधों से भरा हुआ हरा भरा दिखता है। तो इससे फायदा ये होता है कि वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है और प्रति वर्ग मीटर की जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर हम नर्सरी करते हैं या वेजिटेबल्स करते हैं, तो हमारी 3 to 4 टाइम्स हमारी प्रोडक्शंस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे इसके साथ साथ सुंदरता के साथ साथ हमारी आमदनी भी बढ़ जाती है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया।
इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का प्रचलन विशेष तौर से शहरों में, भीड़ भाड़ वाले शहरों में, जहां कंकड़ पत्थर और दीवारें हैं, ईंट है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर कम जमीन में और उसके लैंडस्केप एंड डिजाइनिंग करते हैं वर्टिकल गार्डनिंग के साथ, और इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं जो उसके सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। तो यही वर्टिकल गार्डनिंग है और इसके आने वाले दिनों में इसका काफी संभावनाएं हैं और लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि हर आदमी वातावरण फ्रेंडली होना चाहता है, वातावरण के साथ रहना चाहता है। तो इस तरह से आप गार्डनिंग करके आप अपने आसपास हरा भरा कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती है। सर्वप्रथम आप जिस साइज का एक्वेरियम रखना चाहते हैं, मैं 3 बाई 2 फुट का एक्वेरियम सजेस्ट करता हूं, जिसमें कि एक आप 3 से 4 मछलियां, छोटी प्रजाति गोल्ड फिश या आप जेब्रा फिश और भी अन्य मछलियां रख सकते हैं जो अभी आप अपने रखना चाहते हैं। रंगीन मछलियों के अनेक प्रजातियां हैं, पर इन्हें एक्वेरियम में एक साथ रखने के पहले जानना आवश्यक है कि ये एक दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचाएगी। छोटी आकार की मछलियां रखना एक्वेरियम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिनमें शिशुजनक मछली जैसे गप्पी, शर्ड, टेल, प्लेटी, मौली आदि और अंडजनक मछली जैसे गौरामी, गोल्ड फिश, एंजल, डॉलर फिश, पुंटियस आदि को पाल सकते हैं। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियां प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा दें और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधा लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। और किसी भी एक्वेरियम में पानी जो है वो 2/3 ही भरें, 1/3 भाग उसका खुला रखें, ताकि उससे हवा के आदान प्रदान में भी अच्छा होता है।
और गर्मियों में तो हमें तापमान वातावरण के अनुकूल जो पानी का तापक्रम रहता है उसको तो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन विंटर के सीजन में हमें तापक्रम को अनुकूलित करने के लिए हमें थर्मोमीटर का या रियोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लक्व है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। बाजार में रंग बिरंगे आकर्षक पैकेटों में इनका आहार उपलब्ध है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। यह मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दे। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। खाना आप सुबह शाम दे सकते हैं और अगर उसमें कोई रोग लगता है बीच बीच में आप 15 दिनों पे या महीने में एक बार मिथिलीन ब्लू से पानी को 1% या 2% 2 ppm के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मछलियों में कोई भी बाह्य परजीवी या कोई भी अन्य लक्षण नजर आते हैं तो आप उसको 2 से 3 ppm पोटास में, क्योंकि एक्वेरियम मछलियों में अगर आप सामान्य रूप से अगर ध्यान देंगे तो रोग प्रबंधन करना बहुत ही आसान है। आप उनको आसानी से निकालें और स्नान बाथ की विधि से उसके रोग को प्रबंधित किया जा सकता है। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 34 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करें। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करें। एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकाल दें। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत निकाल दें। नर मादा मछलियों को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर उनसे अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को आप तुरंत ही अलग करें, नहीं तो मादा जो है बहुत सारी मछलियों की मादा जो है अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बच्चे को अलग सेग्रीगेट करके रख दें और एरेशन जो है हमें हमेशा बनाए रखना है। सामान्यतः एक एरेटर काफ़ी होता है 3 बाई 2 फीट के एक्वेरियम के लिए। अगर इससे बड़ा एक्वेरियम है तो आप बड़े साइज का एरेटर ले सकते। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक्वेरियम कीपिंग से जो है इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसा कि अनिद्रा की शिकायत हो जिनको या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो सब अगर मछलियों को अपने घर में रखते हैं तो वास्तु के दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इससे आपको एक सुकून और शांति का भी एहसास होता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कर्णपुर जिला कटिहार के जयदेव रंजन ने। आपने यूरिया मोलेसिस बट्टिका बनाने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है।
आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है। यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये वृक्ष प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस वृक्ष को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस वृक्ष को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह वृक्ष आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस वृक्ष पर मिट्टी आदि न लगे और इस वृक्ष को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस वृक्ष पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18bihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।